जो आप देख रहे हैं वह अभी रूस की हकीकत है। दर्जनों, शायद सैकड़ों ट्रक उस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर कतार में खड़े हैं जो मॉस्को को रोस्तोव-ऑन और क्रास्नोडार से जोड़ता है। ये सारे वाहन रुके हुए हैं, सभी ईंधन का इंतजार कर रहे हैं। अब होता कि मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे, हाँ, ये तो पश्चिमी प्रतिबंधों का असर है, लंबे आर्थिक दबाव का असर दिख रहा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये कतारें इसलिए हैं क्योंकि यूक्रेन ने प्रतिबंध लगाने का अपना तरीका खोज लिया है और यह तरीका बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। इसका सबूत 21 अगस्त को देखने को मिला। उस सुबह यूक्रेनियों ने नोवोचाक्तिंस्क रिफाइनरी पर हमला किया, जो रोस्तोव क्षेत्र में एकमात्र चल रही रिफाइनरी थी। और उस सुबह क्या हुआ? अच्छा, इससे सब कुछ बदल जाता है। मुझे तुम्हें यह कहानी सुनाने दो। 21 अगस्त की सुबह नोवोचाक्तिंस्क शहर 5 जोरदार धमाकों की आवाज से जाग उठा। यह शहर यूक्रेनी सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। निवासियों ने बताया कि उन्होंने रात के आसमान में ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी और काले धुएं के स्तंभ क्षितिज को ढकते हुए देखे। स्थानीय तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई थी। कुछ ही मिनटों में आग की वीडियो रूसी सोशल मीडिया पर छा गई। रहवासी अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से वीडियो बना रहे थे। आग की नारंगी चमक ने पूरे शहर को रोशन कर दिया था। लेकिन यहीं से कहानी का वाकई में दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। क्या? कुछ घंटों बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि रात भर में 49 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें से 21 ड्रोन कथित तौर पर रोस्तोव क्षेत्र के ऊपर नष्ट किए गए। यानी रूसी आधिकारिक संस्करण के अनुसार सभी हवाई खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। अब क्या? अगर आप इन तस्वीरों और रूसी बयान को देखें तो साफ है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आखिरकार एक रिफाइनरी में आग कैसे लग सकती है अगर सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे? ऐसी रणनीतिक जगह में आग कैसे लग सकती है अगर वायु रक्षा प्रणाली ने सिद्धांत रूप में इस पूरी तरह काम किया? यह विरोधाभास सिर्फ एक अलग थलग हमले से कहीं बड़ी बात को उजागर करता है। यह रूसी प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। यह समझने के लिए कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको समझाता हूं कि यह रिफाइनरी क्या दर्शाती है। नोवोचाक्तिंस्क की यह सुविधा सिर्फ एक और फैक्ट्री नहीं है। यह हर साल 7.5 मिलियन टन तक पेट्रोलियम उत्पादों को प्रोसेस करती है। यह तेल, ईंधन, डीजल और पेट्रोल के उत्पादन में विशेषज्ञ है। लेकिन जो इसे वास्तव में रणनीतिक बनाता है वह उत्पादन के आंकड़ों से कहीं आगे जाता है। इसकी स्थिति ही सब कुछ है। यह डोनाबास में फ्रंट लाइन से सिर्फ 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यह सचमुच उन रूसी सेनाओं का पेट्रोल पंप है जो यूक्रेन के दक्षिण में काम कर रही है। उस इलाके में हर टैंक, हर सैन्य वाहन, हर जनरेटर जो रूसी सैन्य संचार को चलाता है वह इसी रिफाइनरी से निकलने वाले ईंधन पर निर्भर करता है। और यहां वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। यह पूरी रोस्तोव क्षेत्र में काम करने वाली एकमात्र रिफाइनरी है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक पूरे इलाके की जो किसी यूरोपीय देश के बराबर है, जिसमें केवल एक ही रिफाइंड ईंधन का स्रोत है। और यूक्रेनियन, खैर, उन्होंने इसे पता लगा लिया और उस सुविधा को सैन्य रणनीतिकारों के अनुसार एक क्रिटिकल चौक पॉइंट में बदल दिया। इसका मतलब है, दूसरे शब्दों में, कि सिर्फ एक लक्ष्य को नष्ट करने से पूरी युद्ध की फ्रंट लाइन ठप हो जाती है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने ऐसा किया है। असल में नोवोचाक्तिंस्क की रिफाइनरी यूक्रेनी सैन्य योजनाकारों के लिए एक जुनून बन गई है। और जब आप हमलों के पीछे का पैटर्न समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि इसके पीछे एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई
रणनीति है। पहला हमला मार्च 2024 में हुआ था, जिससे संचालन आंशिक रूप से रुक गया था। यह जैसे एक परीक्षण जैसा था। यूक्रेनियन रक्षा प्रणाली को समझ रहे थे, पहुंचने के रास्तों का परीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि रूसी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। चार महीने बाद जुलाई में वे फिर पूरी ताकत से लौटे। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उस हमले में उन्होंने 15 लाख टन तेल और उससे बने उत्पादों को नष्ट कर दिया। $540 मिलियन का ईंधन एक ही रात में धुएं में बदल गया। लेकिन दिसंबर का हमला अलग था। यह शक्ति का प्रदर्शन था। यूक्रेन की नौसेना और सुरक्षा सेवा का संयुक्त अभियान था। उन्होंने 13 मिसाइलें और कई ड्रोन इस्तेमाल किए। यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि रूसियों को संदेश था कि हम जब चाहें, जैसे चाहें, आपको निशाना बना सकते हैं। उससे लगी आग इतनी भयानक थी कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि यह सब वाकई में हुआ था। भाड़ में जाए। आखिरकार हम युद्ध के समय किए गए दावों की बात कर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, युद्धों में सबसे पहले जो चीज मरती है वो है सच। हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं, एक ऐसी चीज जिसने आधुनिक संघर्षों में सूचना के खेल को पूरी तरह बदल दिया। इसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का संक्षिप्त रूप है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? यह सरकारों की अपनी कहानियों को नियंत्रित करने की क्षमता खत्म कर रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, नासा के सैटेलाइट डेटा ने फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से दिसंबर 2024 में और फिर अगस्त 2025 में रिफाइनरी में बड़े पैमाने पर आग लगने का पता लगाया। यह डेटा सार्वजनिक, मुफ्त और किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट की पहुंच के साथ सत्यापित किए जा सकते हैं। कब? रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने सभी ड्रोन मार गिराए, लेकिन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सैटेलाइट ने ठीक रिफाइनरी के निर्देशांक पर एक विशाल तापीय हस्ताक्षर दिखाया है। हमारे पास विश्वसनीयता की एक गंभीर समस्या है। फिर स्वतंत्र विश्लेषक इन सैटेलाइट डेटा को उन वीडियो से मिलाते हैं जो रूसी नागरिक टेलीग्राम पर पोस्ट करते हैं और इन तस्वीरों की संभावित लोकेशन ढूंढते हैं। यह सब कुछ ही घंटों में हो जाता है, और यहीं पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की भूमिका आती है। यह मूल रूप से सार्वजनिक जानकारी लेता है और एक पहेली बनाता है जो सच को उजागर करता है। सरकार चाहे जितना भी झूठ बोले, लेकिन सैटेलाइट कभी झूठ नहीं बोलते। यह सूचना क्रांति क्रेमलिन की छवि बनाए रखने की क्षमता कमजोर कर रही है। नोवोशाख्तिंस्क के खिलाफ यह अभियान एक बहुत बड़े पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। यूक्रेन रूस के पूरे तेल और गैस क्षेत्र के खिलाफ एक समन्वित, भौगोलिक रूप से महत्वाकांक्षी रणनीति चला रहा है। और जब आप हमलों का पूरा नक्शा देखते हैं तो इसका पैमाना चौंका देने वाला है। उन्होंने रियाजान रिफाइनरी पर हमला किया, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और यूक्रेनी सीमा से 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित है। हमले के कारण उत्पादन में 50% की कमी आ गई। रोसनेफ्ट जैसी कंपनी के लिए इसका मतलब है हर महीने सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान। सारातोव ओब्लास्ट में रोसनेफ्ट की एक सुविधा ने अगस्त में हुए हमले के बाद पूरी तरह से तेल की प्राप्ति बंद कर दी। नोवोकुबिशेव्स्क रिफाइनरी ने 2 अगस्त को पूरी उत्पादन प्रक्रिया बंद कर दी। आफेप्स्क रिफाइनरी, जिसका एक विशेष सैन्य महत्व है क्योंकि यह रूसी युद्धक विमानों के लिए ईंधन उपलब्ध कराती है, वह भी हमले का शिकार हुई। लेकिन सबसे साहसी हमला ड्रुजबा पाइपलाइन के खिलाफ था। यह सिर्फ कोई साधारण पाइपलाइन नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण धमनी है जो रूसी तेल को यूरोप के दिल तक पहुंचाती है, जिसमें हंगरी जैसे देश भी शामिल है। पंपिंग स्टेशन पर हमले ने पूरी तरह से
हालांकि अस्थायी रूप से प्रवाह को रोक दिया। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह एक भू राजनीतिक प्रदर्शन था। यूक्रेन दिखा रहा था कि वह जब चाहे रूसी ऊर्जा निर्यात को रोक सकता है, जिससे रूस और उसके यूरोपीय ग्राहकों के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो सकता है। आंकड़े अभियान के असली प्रभाव को उजागर करते हैं। 2024 की शुरुआत में यूक्रेनी सूत्रों का कहना था कि रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 12% हिस्सा बंद कर दिया गया था। रॉयटर्स के एक स्वतंत्र विश्लेषण ने इससे भी बड़ा आंकड़ा बताया, 14%। अगर इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम दुनिया के 3 सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक की औद्योगिक क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट की बात कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे टेक्सास ने रातों रात अपनी सारी रिफाइनरियां खो दी हों। आर्थिक परिणाम स्पष्ट है और सभी रूसी नागरिक इन्हें महसूस कर रहे हैं। एक अंदाजा लगाने के लिए सरकार को घरेलू बाजार को स्थिर करने की कोशिश में पेट्रोल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी रूस में अगस्त 2025 में पेट्रोल कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। रूसी ड्राइवर हाल के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में ईंधन के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेनी अभियान ने वह हासिल कर लिया जो वर्षों की पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद नहीं हो पाया था, सैन्य कार्रवाइयों को आर्थिक नुकसान में बदलना, जिसे आम रूसी नागरिक सीधे महसूस कर सके। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेनियन बार बार रूसी रक्षा को कैसे पार कर लेते हैं? लंबी दूरी के ड्रोन के साथ। लेकिन जब हम यूक्रेन की बात करते हैं तो ड्रोन सिर्फ साधारण रिमोट से चलने वाले विमान नहीं हैं। ये एक नई पीढ़ी के स्वायत्त हथियारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, बुनियादी लेकिन खेल के नियम बदलने के लिए काफी उन्नत। मुख्य तकनीक है मशीन विजन। यह ड्रोन को ऑनबोर्ड कंप्यूटर, जमीन के डेटा और सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करके मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की अनुमति देता है। यहां तक कि जब भारी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप हो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और सभी अन्य संचार के तरीकों को ब्लॉक कर दे। अगस्त 2025 में यूक्रेन ने अपना नया तुर्क का पत्ता पेश किया, क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो। इस मिसाइल की एक कहानी है जो कम से कम कहे तो काफी दिलचस्प है। जब इसकी पहली वर्जन बनाई गई थी तो गलती से इसका रंग गुलाबी हो गया, जो काफी हद तक एक फ्लेमिंगो जैसा दिखता था। इसी वजह से इसका नाम फ्लेमिंगो रखा गया। इस आकर्षक नाम के बावजूद इसकी विशेषताएं वाकई में बेहद प्रभावशाली है। तीन 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज। इसका मतलब है कि यूक्रेनी क्षेत्र से छोड़े जाने पर यह मिसाइल यूरोपीय रूस में कहीं भी पहुंच सकती है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, सैन्य ठिकाने और ग्रामीण इलाके सब इसकी पहुंच में हैं। ऑन गीवा ले जाती है 1150 किलो विस्फोटक। तुलना के लिए यह एक सामान्य अटैक ड्रोन की विस्फोटक क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा है। इस हथियार से यूक्रेन को पूरी तरह विनाश की क्षमता मिलती है। अगर ड्रोन आग लगाते हैं और मरम्मत योग्य नुकसान करते हैं तो फ्लेमिंगो पूरी तरह नष्ट कर सकता है। मजबूत बुनियादी ढांचे। स्थायी रूप से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। जब ऐसा होगा तो रणनीतिक संतुलन बदल जाएगा। मूल रूप से जबकि यूक्रेन हमले में नवाचार कर रहा है, रूस रक्षा में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। एक अंदाजा लगाने के लिए नोवोचेक्तिन्स्क रिफाइनरी को रूसी आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसमें पैंटसिर और टोर शामिल है। ये ऐसे सिस्टम हैं जिनकी कीमत लाखों डॉलर है, जिन्हें खास तौर पर हवाई खतरों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। बार बार हुए सफल हमले यह दिखाते हैं कि यह सारी महंगी तकनीक छोटे, नीची उड़ान भरने वाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित ड्रोन के झुंड के खिलाफ नाकाफी है। स्थिति इतनी निराशाजनक हो गई
कि अगस्त 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अजीब आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने सैनिकों और नागरिक स्वयंसेवकों को सादा बैरल वाली शिकार बंदूकों से ड्रोन गिराने के लिए प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अपने सैनिकों को 19वीं सदी की शिकार बंदूकों से 20वीं सदी के ड्रोन और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन से लड़ने का आदेश दे रही है। यह विरोधाभास और भी नाटकीय नहीं हो सकता। एक और यूक्रेन ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो हजारों किलोमीटर तक खुद रास्ता तय कर सकती है। दूसरी ओर रूस बंदूकें बांट रहा है और उम्मीद कर रहा है कि कोई 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे ड्रोन को गिरा दे। यह दिखाता है कि यह युद्ध रूसी तकनीकी कमजोरियों को उजागर कर रहा है, कथाओं की जंग और विरोधाभास उजागर करती है। स्थानीय रूसी अधिकारी हताशा में नुकसान को कम करने और सामान्यता का दिखावा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कब्जे वाले क्रीमिया के सेवास्तोपोल में स्थानीय गवर्नर ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने बड़े धमाकों को एक पूर्व नियोजित सैन्य अभ्यास का नतीजा बताया। यह बात सीधे तौर पर खुद रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से टकराती थी, जिसमें प्रायद्वीप पर ड्रोन हमले की बात स्वीकार की गई थी। स्थानीय आबादी की प्रतिक्रिया तुरंत और व्यंग्यात्मक थी। रूसी सोशल मीडिया पर टिप्पणियों ने इस सफाई का मजाक उड़ाया, जैसे कि लोग कह रहे थे कि वे हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन रियल टाइम में सार्वजनिक डेटा से होने वाली इन जांचों के कारण क्रेमलिन के लिए अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना असंभव हो गया। क्या वे अचूक हैं? हर झूठ कुछ घंटों में उजागर हो जाता है। हवाई रक्षा से जुड़ी बढ़ा चढ़ाकर कई बातों का सच आगजनी के वीडियो से सामने आता है। और अब फ्लेमिंगो मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यूक्रेन के पास कहीं अधिक व्यापक लक्ष्यों की एक श्रृंखला में कहीं अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता होगी। हम अब केवल रिफाइनरियों, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, नौसैनिक अड्डों, सैन्य हवाई अड्डों, हथियारों के अनुसंधान संस्थानों की ही बात नहीं कर रहे हैं। सब कुछ वैध लक्ष्य बन सकता है। यह रूस को एक असंभव रणनीतिक दुविधा के सामने खड़ा कर देता है। उसे अपने आंतरिक क्षेत्र की रक्षा के लिए फ्रंटलाइन से और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां हटाने या यूक्रेन में अपने आक्रामक अभियानों को कमजोर करने के बीच चुनाव करना होगा, या यह स्वीकार करना होगा कि उसकी रणनीतिक संपत्तियां लगातार नष्ट होती रहेंगी। इनमें से कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस युद्ध की कीमत बहुत भारी है और यह कीमत सीधे उन लोगों से वसूली जा रही है जिन्होंने इसे शुरू किया था। अब मुझे बताओ, तुम यूक्रेन की इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि वे इस संघर्ष की दिशा बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस सामग्री ने आपको युद्ध में हो रही घटनाओं को बेहतर समझने में मदद की है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए